A very good morning to all. Today we will start with a new chapter number 3, a pair of linear equation in two variables. Now before moving on, first let us understand the meaning of the chapter. पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है टू. जैसे हम बोलते हैं पेयर ऑफ सॉक्स, बोलते हैं पेयर ऑफ सॉक्स. पेयर ऑफ सॉक्स में कितनी सॉक्स आती हैं? 2 सॉक्स आती हैं. सिमिलरली पेयर का मतलब क्या है? टू. ऑफ लीनियर. लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है कि वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल, हम वेरिएबल की बात करेंगे, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर जिसे हम डिग्री बोलते हैं वो कितनी होनी चाहिए? 1. तो लीनियर स्टैंड्स फॉर 1. किसकी पावर 1 होनी चाहिए? वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए. तो लीनियर का मतलब वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. इसका मतलब इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम ऐसे एक्सप्रेशंस की बात करेंगे जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी? 1 होगी. मतलब x रेस्ट पावर 1. इसमें ना तो हम x स्क्वायर की बात करेंगे, ना x क्यूब की बात करेंगे, ना x4 की बात करेंगे. हमने किसकी बात करनी है? सिर्फ उसी वेरिएबल की बात करनी है जिसमें जो उसकी जो हाईएस्ट पावर है जिसे हम डिग्री बोलते हैं वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. ठीक है. उसके बाद आगे लिखा हुआ है इक्वेशन. इक्वेशन मतलब वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें बीच में इज इक्वल टू आ रहा हो. इक्वेशन वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? इक्वल से डिराइव हुआ है. तो इक्वेशन मतलब वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके बीच में इज इक्वल टू आ रहा हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम ये ऐसी इक्वेशन लें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. अगर हमने ऐसी इक्वेशन ली तो यहाँ पर इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इज इक्वल टू आ रहा है, तो मतलब ये क्या होगी? ये एक इक्वेशन होगी. ठीक है. इन टू वेरिएबल्स. कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? 2 वेरिएबल्स. मतलब हम यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लेंगे, ना 2 से ज़्यादा लेंगे ना 2 से कम लेंगे. हमने 2 वेरिएबल्स लेने हैं. हमने अब इस चैप्टर में किसकी बात करनी है? हमारे पास पेयर होगा. पेयर का मतलब दो इक्वेशंस होंगी. इक्वेशन मतलब जिसके बीच में इज इक्वल टू आ रहा है. तो हमारे पास ऐसी 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होंगे जो इक्वेशंस होंगी और उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए. और कितने वेरिएबल्स लेने हैं? 2 वेरिएबल्स लेने हैं. ठीक है. अब ऐसी जो 2 इक्वेशंस लेनी है उनकी जनरल फॉर्म क्या होती है, उसको हम कैसे जनरली हम लिखते हैं वो अब देखते हैं. ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. अब हम चेक करते हैं क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन रही है. ठीक है. तो सबसे पहले हमने देखा पेयर होना चाहिए. पेयर का मतलब हमारे पास 2 होनी चाहिए. तो पेयर बन रहा है, 2 बन रहे हैं. ठीक है. पेयर ऑफ लीनियर. लीनियर का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए. हमने सिर्फ वेरिएबल को देखना है. तो यहाँ पर वेरिएबल कौन से हैं? यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं. एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है. सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में भी एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है. तो वेरिएबल सेम है और इनकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पर x की पावर 1 है. हाईएस्ट पावर अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 1 है. यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर 1 है. सिमिलरली नीचे वाली इक्वेशन में भी x की हाईएस्ट पावर 1 है, y की हाईएस्ट पावर 1 है. तो ये लीनियर भी बन गया. ठीक है. उसके बाद इक्वेशन का मतलब इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में बीच में इज इक्वल टू आ रहा है तो ये इक्वेशन भी बन गई इन 2 वेरिएबल्स. तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं. 2 वेरिएबल्स कौन से हैं? एक x है और एक y. सो जनरल फॉर्म जो हम इस चैप्टर में अब पूरा करेंगे, इस चैप्टर में हमने ऐसे इक्वेशन ही लेनी है जो इस फॉर्म की होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. अगर ये इस फॉर्म की इक्वेशन नहीं है तो पहले हम इस फॉर्म की इक्वेशन इसको बनाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें तो मैंने ये इक्वेशन लिखी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12. तो ये मैंने एक इक्वेशन ली. अगर ये इस फॉर्म की नहीं है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? 12 को इधर ले आओ.
इधर जो 12 है वो प्लस का है, जब इधर लेके आओगे तो 12 कौन सा आ जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास क्या बन गया, 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये इस फॉर्म की बन गई, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म किस फॉर्म की होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसके साथ में कुछ कंडीशंस भी होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं, ये जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 है, ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट ये कुछ भी हो सकते हैं, दीज कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म हुई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, वेयर जहाँ पर ये जो a1 है b1 है, a2 है b2 है c1 है और c2 है, दीज कैन बी एनी रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब, रियल नंबर का, इस रियल नंबर में सारे आ जाते हैं, इसमें होल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। मतलब ये जो a1 b1 c1 a2 b2 और c2 ये कुछ भी हो सकते हैं। ये अपॉन फॉर्म में भी हो सकते हैं, p अपॉन क्यू फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये डेसिमल्स में भी हो सकते हैं, ये रूट वाले भी हो सकते हैं। रूट वाले मतलब इरैशनल नंबर भी हो सकते हैं, जो तुमने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये कुछ भी हो सकते हैं, चाहे ये p अपॉन क्यू में हो, चाहे ये नेगेटिव में हो, चाहे ये पॉजिटिव में हो, चाहे ये रूट में हो, जिसमें मर्जी हो, ये फ्रैक्शनल में हो, डेसिमल्स में हो। तो a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 ये क्या होने चाहिए, दे शुड बी एनी रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन क्या है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन का मतलब क्या होता है, इस कंडीशन का मतलब होता है कि a1 और b1 इकट्ठे 0 नहीं हो सकते, इनमें से एक 0 हो सकता है, ठीक है। a1 और b1 इकट्ठे नॉट इक्वल टू 0, इकट्ठे ये 0 नहीं हो सकते। अगर ये इकट्ठे 0 हो गया, a1 भी 0 हो गया और b1 भी 0 हो गया, तो इसमें हम देखें अगर a1 भी 0 हो गया b1 भी 0 हो गया, तो ये जो साइड है ये सारी 0 बन जाएगी, ये 0 बन गई, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये दोनों इकट्ठे 0 नहीं हो सकते, इनमें से एक 0 हो सकता है, चाहे a1 0 हो जाए चाहे b1 0 हो जाए, एक 0 हो सकता है, दोनों इकट्ठे 0 नहीं हो सकते। सिमिलरली फॉर द सेकंड कंडीशन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, मतलब a2 और b2 इकट्ठे 0 नहीं हो सकते। अगर ये इकट्ठे 0 हो जाए तो सेकंड इक्वेशन a2 प्लस b2 अगर यहाँ पर हम पुट करेंगे, a2 की जगह पर 0 पुट कर दिया, b2 की जगह पर भी 0 पुट कर दिया, तो ये पूरी इक्वेशन ये 0 बन जाएगा ये पूरा। अगर ये 0 हो गया तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं बनेंगे। तो इसके लिए a1 और a2 और b2 में से कोई एक 0 हो सकता है, ये दोनों इकट्ठे 0 नहीं हो सकते, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जिसमें a1 b1 a2 b2 c1 c2 दीज कैन बी एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं, चाहे ये होल नंबर हो, चाहे ये रियल नंबर हो, चाहे ये रैशनल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे इरैशनल नंबर हो। इरैशनल मतलब रूट वाले नंबर हो, चाहे ये p अपॉन क्यू रैशनल नंबर हो, चाहे ये नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इंटीजर हो, चाहे ये डेसिमल्स में हो, ठीक है, या चाहे ये फ्रैक्शन में हो, तो ये कुछ भी हो सकता है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए, y की पावर 1 होनी चाहिए, सिमिलरली या इस x की पावर 1 होनी चाहिए, सेकेंड इक्वेशन में y की पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब a1 और b1 इकट्ठे 0 नहीं हो सकते, सिमिलरली a2 और b2 इकट्ठे 0 नहीं हो सकते, इसमें से कोई भी एक 0 हो सकता है, चाहे a1 0 हो जाए चाहे b1 0 हो जाए, पर ये दोनों इकट्ठे 0 नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है। जनरल फॉर्म इसकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस चैप्टर में हमने जो इक्वेशन लेनी है वो इसी फॉर्म की लेनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
हाँ जी, तो बेसिक टर्म जो हमने अपनी कॉपी में स्टार्ट करनी है, तो बेसिक टर्म क्या होंगी? बेसिक टर्म होंगी, फर्स्ट बेसिक टर्म, द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज। जनरल फॉर्म तुम्हें पता होनी चाहिए, ये याद करनी है, इसको याद कर लेना। तो जनरल फॉर्म क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखने के लिए, ये जनरल फॉर्म होती है। वेयर, ये कंडीशन है, वेयर a1 कॉमा b1 कॉमा a2 कॉमा b2 कॉमा c1 कॉमा c2, ये सारे क्या होते हैं? ये कांस्टेंट्स होते हैं। और इन कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट होते हैं, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं। दीज कैन बी एनी रियल नंबर। रियल नंबर मैंने तुम्हें बता दिया, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, इरेशनल होते हैं। तो इन सभी को कंबाइन करके ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स में बेसिकली सब कुछ आ जाता है, ठीक है। प्लस साइन, माइनस साइन, पी अपॉन क्यू फॉर्म जिसे हम रैशनल बोलते हैं, रूट जिसे हम इरेशनल बोलते हैं, ठीक है, डेसिमल फॉर्म, या फिर कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या बन गए? ये तुम्हारे दीज कैन बी एनी रियल नंबर, ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या है? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें a1 और b1 इकट्ठे 0 नहीं हो सकते, इसमें से कोई एक 0 हो सकता है, पर ये इकट्ठे 0 नहीं हो सकते। सिमिलरली a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब सेकेंड इक्वेशन में a2 और b2 इकट्ठे 0 नहीं हो सकते, इसमें से कोई भी एक 0 हो सकता है, ठीक है। ये तुम्हारी बेसिक टर्म है जो कॉपी में लिखनी है। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, बेसिक टर्म, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, पहले ऊपर चैप्टर का नाम लिखोगे, डेट डालोगे, बेसिक टर्म, ये बेसिक टर्म यहाँ से स्टार्ट है, तो ये बेसिक टर्म लिखोगे यहाँ तक, ठीक है। a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब एक और बात मैंने बतानी है, जो हमने ये बेसिक टर्म लिखी है, इसमें जो हमने जनरल फॉर्म लिखी है, जनरल फॉर्म हमने क्या लिखी है? जनरल लिखी है हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखेंगे। इस इक्वेशन में कौन से कांस्टेंट्स हैं और कौन से वेरिएबल है? तो कांस्टेंट कौन से हैं? a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में a2 हो गया, b2 हो गया और c2 हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में, इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो कौन से हैं? x और y, ठीक है। वेरिएबल मतलब, वेरिएबल समझते हो? वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हम वेरी कर सके, जिसकी वैल्यू हम बदल सके। अगर हम x की वैल्यू कुछ पुट करें, y की वैल्यू कुछ पुट करें, तो ये पूरी इक्वेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर पहले मैं x की वैल्यू 1 लूँ, y की वैल्यू 2 लूँ, तो इक्वेशन की वैल्यू कुछ और आएगी। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूँ और y की वैल्यू 4 ले लूँ, तो इक्वेशन की वैल्यू कुछ और आएगी। तो वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू हम वेरी कर सके, वेरी मतलब हम बदल सके, ठीक है। तो ये तुम्हारे वेरिएबल्स हो गए और ये तुम्हारे कॉन्स्टेंट्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो x के साथ आगे लिखा हुआ है, ये जो होता है इसे हम बोलते हैं कॉफिशिएंट, ठीक है। a1 क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x। सिमिलरली b1 क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ y। सिमिलरली a2 क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x। सिमिलरली b2 क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। कॉफिशिएंट मतलब जो भी वेरिएबल के साथ लगा होता है उसे हम कॉफिशिएंट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आगे जाके तुम्हारी यूज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये कांस्टेंट है, और इन दो इक्वेशन में x और y क्या है? वेरिएबल। जो भी आगे लगा होता है, वेरिएबल के साथ आगे लगा होता है, जो भी नंबर हो, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, रूट में हो, जो भी नंबर वेरिएबल के साथ लगा होता है उसे हम बोलते हैं कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है? a1 और a2। सिमिलरली कॉफिशिएंट ऑफ y क्या है? b1 और b2, ठीक है। c1 और c2 ये कॉन्स्टेंट है, इसका कुछ नहीं लेना, ठीक है। तो हम आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन मतलब इसका हमने इसको अब सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो आगे हमने 9th क्लास में किया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये तुमने किया हुआ है। इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है तुमने एक इक्वेशन का किया होगा, ठीक है। पर यहाँ पर अब हमारे पास क्या बन गया? पेयर बन गया। पेयर मतलब 2 बन गया। अब हमने ऐसे सोल्यूशन फाइंड करने हैं, मतलब ऐसे हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करे, ठीक है। सॉल्व का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। वेरिएबल जो भी तुम्हें क्वेश्चन में वेरिएबल गिवन होगा, अगर a और b वेरिएबल गिवन होगा तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर तुम्हें s और t वेरिएबल दिया होगा तो s और t की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस इक्वेशन में हमें x और y वेरिएबल गिवन है, तो हमने सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब
हमने ऐसे पेयर फाइंड करने हैं, ऐसे हमने पेयर ऑफ सिस्टम फाइंड करने हैं, मतलब हमने ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। पेयर का मतलब क्या होता है? दो। हमने ऐसे दो सोल्यूशन, एक सोल्यूशन एक्स के लिए और दूसरा सोल्यूशन वाई के लिए, हमने ऐसे दो सोल्यूशन फाइंड करने हैं, एक्स के लिए एक और दूसरा वाई के लिए, जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करे। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम आगे देखते हैं। अब सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। इन दोनों का मतलब समझते हैं। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? हाँ जी, ये भी बच्चे तुम्हारी बेसिक टर्म है। ये सेकंड बेसिक टर्म है, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन फाइंड करना, सोल्यूशन का मतलब हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका सोल्यूशन आ रहा हो या निकल रहा हो, उसे हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका सोल्यूशन नहीं आ रहा, इट हैज़ नो सोल्यूशन, उसे हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चे, हमारे पास दो तरह होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जिसका सोल्यूशन आ रहा हो। ये जरूरी नहीं है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सारी इक्वेशन का सोल्यूशन निकलेगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कोई कोई इक्वेशन होती है जिसमें सोल्यूशन नहीं निकलता, नो सोल्यूशन, उसका कोई सोल्यूशन निकल ही नहीं सकता, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। इसका नो सोल्यूशन, नो मतलब कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। कंसिस्टेंट मतलब इसका सोल्यूशन निकल सकता है या इसका सोल्यूशन आ सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। तो ये तुम्हारी सेकंड बेसिक टर्म है, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक होता है कंसिस्टेंट सोल्यूशन और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसको तुमने नोट डाउन करना है कॉपी में। हाँ जी बच्चे, ये बेसिक टर्म लिखनी है तुमने। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल विच हैज़ अ सोल्यूशन, जिसका सोल्यूशन है या जिसका सोल्यूशन निकल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। और अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ नो सोल्यूशन, उसे हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो जिसका नो सोल्यूशन है मतलब जिसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता, वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। और विच हैज़ अ सोल्यूशन, जिसका सोल्यूशन आ रहा हो या जिसका सोल्यूशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये तुम्हारी बेसिक टर्म है, तुमने कॉपी में नोट डाउन करनी है। ठीक है बच्चे, अब आगे ये जो कंसिस्टेंट है जिसका सोल्यूशन आ रहा है, तो इसका जो सोल्यूशन आ रहा है ये भी आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सोल्यूशन एक तो होता है इट हैज़ वन सोल्यूशन, वन मतलब सिंपल एक सोल्यूशन आ रहा है जिसे हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक वैल्यू आ रही है या एक सोल्यूशन आ रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू एक को ही आ रही है और वाई की वैल्यू एक को ही आ रही है। ठीक है, तो ये वन सोल्यूशन हो गया। दूसरा होता है इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन मतलब बहुत सारे सोल्यूशन, मतलब जैसे जैसे तुम एक्स और वाई की वैल्यू चेंज करते जाओगे, तुम्हारा जो आंसर है वो भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंट क्या होता है? विच हैज़ अ सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन है ये आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। विच हैज़ वन सोल्यूशन जिसे हम यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं, और दूसरा होता है इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मतलब एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। इसमें एक्स और वाई की सिंगल सिंगल वैल्यू आएगी, वन वन वैल्यू आएगी जिसे हम यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। इसमें एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यू आएंगी और इसमें एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आएगी, ना एक्स की वैल्यू आएगी ना वाई की वैल्यू आएगी। तो तुम्हारे पास अब तीन पार्ट्स हो गए। तीन पार्ट्स कौन कौन से है? सोल्यूशन के तीन पार्ट कौन कौन से है? एक है, पहला है कि इट हैज़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो भी तुम्हारे पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी जिसकी जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जो तुम्हारे पास पेयर है लीनियर इक्वेशन का, जब इसको हमने देखना है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, तो तुम्हारे पास तीन केस आ गए। पहला केस आया कि या तो इसका एक सोल्यूशन होगा, सिंगल सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, या इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। और तीसरा केस क्या है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इट हैज़ नो सोल्यूशन। तो तुम्हारे पास तीन केस आ गए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, हाँ जी बच्चे, सो और नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हम आगे मूव कर रहे हैं। आगे अब हमने देखा था सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे हमने इसको देखा था। ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है सोल्यूशन। एक होता है कंसिस्टेंट जिसका सोल्यूशन निकल सकता है और एक होता है इनकंसिस्टेंट जिसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। कंसिस्टेंट क्या होते हैं? जिसका सोल्यूशन होता है। तो ये आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड थे। पहला क्या था? पहला था इट हैज़ नो सोल्यूशन
सॉरी, इट हैज़ वन सोल्यूशन कि इसका एक सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन है, और दूसरा क्या, इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट का मतलब इट हैज़ नो सोल्यूशन। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, अब उन दो इक्वेशंस को देखेंगे, इसके ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं या हमारे पास एक टेबल होता है, जो टेबल अभी हम बनाने जा रहे हैं और ये तुमने कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। तो तुम्हारी जो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशंस की वो क्या होती है, वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट बन गई इक्वेशन। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो ये तुम्हारे पास दो इक्वेशंस होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस से हम ये कैसे देख सकते हैं या कैसे पता लगा सकते हैं ये कंसिस्टेंट है, मतलब इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन या इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, क्या ये कंसिस्टेंट है या क्या ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब इट हैज़ नो सोल्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम रेशियोज फाइंड करते हैं। किसकी रेशियो फाइंड करनी है, सिर्फ जो कॉफिशिएंट है या फिर जो कॉन्स्टेंट है उनकी रेशियो फाइंड करनी है, हमने वेरिएबल्स को नहीं लेना, ठीक है। वेरिएबल्स को नहीं लेना, हमने रेशियो फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है, a1 b1 c1 की, सिमिलरली a2 b2 और c2। हमने वेरिएबल्स को नहीं लेना, x और y को नहीं लेना, या तुम्हारे पास जो भी वेरिएबल होगा a और b उसको नहीं लेना, ठीक है। तो हमने रेशियो फाइंड करनी है। जो फर्स्ट है तुम्हारे पास, फर्स्ट कंडीशन है वो है a1 अपॉन b1 a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो ये तुम्हारी फर्स्ट कंडीशन है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये एक फर्स्ट कंडीशन है कि अगर हम a1 और a2 अपॉन a2 फाइंड करें, अगर वो b1 अपॉन b2 के नहीं इक्वल आ रही, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हम ग्राफिकली, इसका मतलब ये कौन सी लाइंस होंगी, ये होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है बच्चे, ये याद करना है इसको तुमने, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर ये कंडीशन आ रही है, अगर हमने रेशियो फाइंड की और हमने देखा कि a1 अपॉन a2 की जो रेशियो है वो b1 अपॉन b2 के नहीं इक्वल आ रही, ठीक है, तो ये क्या होंगी ग्राफिकली, मतलब ग्राफिकली ये जो दो लाइंस, ये लाइंस बन रही है, एक ऊपर लाइन बन रही है, एक ये दूसरी लाइन बन रही है, ये लाइंस की इक्वेशन है। तो ग्राफिकली ये जो दोनों लाइंस होंगी ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं या एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो इनकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, अगर इसको हम ग्राफ की तरह इन दोनों लाइंस को बनाएंगे तो वो ये दो लाइंस ऐसे बनेंगी कुछ, ठीक है। ये एक पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट करेंगी, एक पॉइंट पर जाके मीट करेंगी, ठीक है। और एल्जेब्राइक इंटरप्रिटेशन क्या बनी इसकी, कि इट हैज़ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन होगा, जिसे हम यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो तुम इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड चूज कर सकते हो, वन सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन। अगर तुम्हारे पास ये कंडीशन आ रही है, अगर हमने ये देखा कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, तो ये तुम्हारे पास ये कंडीशन आई, तो इसका मतलब ग्राफिकली ये जो दो लाइंस बन रही हैं, ये लाइन की कंडीशन बन रही है, लाइन की इक्वेशन बन रही है, ये लाइन और ये लाइन को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें, अगर हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें, तो ये जो दो लाइंस हैं ये कैसी बनेंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जो एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, ठीक है, एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये ग्राफिकली ऐसे बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेंगी। और एल्जेब्राइकली इसका क्या होगा, इसका एक सोल्यूशन होगा, सिंगल सोल्यूशन होगा, जिसे हम यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये तुम्हारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड रेशियो देखो, जब हम फाइंड करेंगे, अगर तुम्हारे पास ये आ रहा हो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब इन तीनों की रेशियो सेम आ रही हो, a1 अपॉन a2 फाइंड किया, b1 अपॉन b2 फाइंड किया, c1 अपॉन c2 फाइंड किया, तो इन तीनों की रेशियो आपस में इज इक्वल टू मतलब सेम आ रही है, इक्वल आ रही है। तो ग्राफिकली ऐसी लाइंस क्या होती हैं, ग्राफिकली ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ये तुम्हारी कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब जो एक लाइन बनाई हमने, उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, जो एक दूसरे को कोइंसिडेंट करें। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई करें। पहले हमने यहाँ पर ग्राफिकली जब हम लाइंस बनाएंगे, तुम्हारे पास दो इक्वेशंस है, ठीक है, दो लाइंस है,
तो हमने ग्राफिकली पहले एक लाइन को प्लॉट किया, हमने ऐसे प्लॉट किया, एक लाइन ऐसे आ रही है। जब हमने दूसरी लाइन की इक्वेशन को प्लॉट किया तो वो भी इसी के ही ऊपर आ रही है, मतलब इसको ओवरलैप कर रही है, इसी के ऊपर आ रही है। तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। और इस केस में अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन के केस में इसके कितने सोल्यूशन होंगे? इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है बच्चे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन। ठीक है, सेकेंड हमने किया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। मतलब ये तीनों रेशियो सेम आ रही है, तीनों कांस्टेंट की रेशियो सेम आ रही है। A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये तीनों इज इक्वल टू मतलब सेम आ रही है। तो ऐसी लाइंस को हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। और ऐसी इसके इस लाइंस के इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस आएंगे? वो आएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, अब थर्ड और लास्ट केस है हमारे पास, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आ रहा है बट नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब पहली दो आपस में इक्वल आ रही है पर जो वो थर्ड के अनइक्वल आ रही है, C1/C2 के अनइक्वल आ रही हैं। तो ऐसी लाइंस का जब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ऐसी लाइंस क्या होंगी? ऐसी लाइंस बनेंगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? एक के पैरेलल दूसरी, ऐसी लाइंस बनेंगी जो कभी भी मीट नहीं करेंगी। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? वो लाइंस जो कभी भी मीट ना करें। ये लाइन ऐसे सीधी जाती जाएगी, ये दूसरी लाइन ऐसे सीधी जाती जाएंगी, ये लाइंस कभी भी मीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस बन गई। अगर ये मीट नहीं करेंगे, अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसी पैरेलल लाइंस की अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन क्या होगी? इट हैज़ नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये लाइंस कभी भी मीट नहीं करेंगी। पैरेलल लाइंस हमेशा क्या होती हैं? नॉट इंटरसेक्टिंग, नेवर इंटरसेक्टिंग, ये बस सीधी जाती जाएंगी। सिमिलरली ये दूसरी लाइन भी ऐसी सीधी जाती जाएगी, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी आपस में। तो ये क्या बनेगी? पैरेलल लाइंस। तो तुम्हारे पास तीन रेशियो आई, ये तीनों रेशियो, ये पूरा टेबल कॉपी के ऊपर बनाना है और इसको याद करना है। हमने क्या किया? हमने किया कि हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशंस की वो ये होती है A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x + B2y + C2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये दो बन गई, इक्वेशंस बन गई, पेयर बन गया। अब इन पेयर को हमने अगर बताना हो कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो कैसे बताएंगे हम? कैसे बताएंगे? बाय फाइंडिंग द रेशियो। किसकी रेशियो फाइंड करनी है? सिर्फ कांस्टेंट की फाइंड करनी है, वेरिएबल को नहीं देखना। ठीक है, तो जो भी x के साथ आगे लगा होगा वो A1 होगा, जो y के साथ लगा होगा वो B1 होगा, और जो कांस्टेंट होगा वो C1 होगा। सिमिलरली जो भी x के साथ आगे लगा होगा, माइनस हो, प्लस हो, अपॉन फॉर्म में हो, रूट में हो, कोई भी लगा हो A2, वो क्या होगा? जो भी x के साथ आगे लगा होगा वो A2 होगा। सिमिलरली y के साथ जो भी लगा होगा वो B2 होगा। जो कॉफिशिएंट होता है वो लेने हमने बेसिकली कॉफिशिएंट लेने हैं, वेरिएबल्स को नहीं लेना। सिमिलरली C2 को लेंगे। अब इसकी हम रेशियो फाइंड करेंगे। अगर तुम्हारे पास ये कंडीशन आ रही है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ऐसी जो दो लाइंस हैं वो दो लाइंस क्या होंगी? वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम बता सकते हैं कि ये जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ये कंडीशन आ रही है तो इसका मतलब ये क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सोल्यूशन होते हैं? इट हैज़ वन सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन। तो ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये सेकंड कंडीशन आ रही है A1/A2 नॉट A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल आ रही हैं, तो ये क्या होते हैं? ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। मतलब अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाएगी, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं और इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, मतलब ये कंसिस्टेंट होता है। थर्ड कंडीशन या थर्ड केस क्या है तुम्हारे पास? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसी जो लाइंस होती हैं वो क्या बनेंगी? पैरेलल लाइंस बनेंगी। पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती। अगर ये मीट नहीं करेंगे तो इसका क्या होगा? नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चे सारा कुछ रिवाइज करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, ओके बाय।